हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू सॉल्व फिजिक्स। माय नेम इज प्रवीण गुप्ता। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 8th लेक्चर लेने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या रिलेशन है, और फाइनली देखेंगे गॉसियस लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं? इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी चार्ज के कारण जो फील्ड जनरेट होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक तरीका है, इमेजनरी वे है, पिक्चराइज करने का तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने का तरीका है। इस तरीके को, इस पिक्टोरियल मैपिंग को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं। फाइन। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है, जैसे पहले डिस्कस किया, माइकल फैराडे साहब ने इसे दिया था। बस इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने और दिखाने के इस तरीके को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं। ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? अब ये चार्ज से जनरेट होती हैं, तो जनरली ऐसा कह दिया जाता है कि कूलम्ब चार्ज से इनफाइनाइट लाइंस जनरेट होती हैं। ऐसा नहीं है। आगे चल के हम गॉसियस थ्योरम में देखेंगे, अगर क्यू चार्ज आपके पास है उसको एक इमेजिनरी सरफेस से एनक्लोज कर दें, सरफेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो टोटल फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी क्यू कूलम्ब से कितना? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 कूलम्ब से कितना हो गया? 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख सकते हैं अपन, करके देखो, पॉज करके वीडियो को। 8.85 10⁻12, ये लगभग आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻11 लाइन्स। तो याद रखना भी आसान है कि 1 कूलम्ब से कितनी लाइन जनरेट हो सकती हैं? 1.1 इंटू 10⁻11 लाइन्स। क्लियर? ओके। फाई क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ लाइन्स होती है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज में एंड होती है। नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं, ऐसा कह सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपके पास में पेयर ऑफ इक्वल और अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक बोले तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, जैसे कि डाइपोल, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में एंटर करेंगी, कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, राइट। यानी एक्सिस के अलोंग ये कंप्रेस होने की कोशिश करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज अलोंग द लेंथ ऑफ द डाइपोल, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सिकुड़ने का गुण रखती हैं, इसको ऐसे कहते हैं। अगर हम दिखाना चाहें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस, जैसे दोनों ही आपके पॉजिटिव हैं, तो ये तो रिपेल करना चाहिए, तो लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, आप देखिए ध्यान से, राइट। तो अलोंग द इक्वेटर एक दूसरे से दूर जाना की कोशिश कर रही हैं। एन का मतलब है न्यूट्रल पॉइंट है। तो हम इस बात को ऐसे दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक्सर्ट लेटरल, यानी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर साइड वे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, यानी फोर्स एक्सर्ट करती हैं, एक दूसरे को रिपल्शन दिखाने की कोशिश कर रही हैं। फाइन। यानी हमने क्या देखा कि अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो अलोंग द एक्सिस ये सिकुड़ेंगी, राइट। और अगर लाइक चार्जेस हैं तो अलोंग द एक्सिस एक दूसरे को रिपेल करेंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, है ना, सिकुड़ेंगी नहीं, एक दूसरे के पास नहीं जाएंगी। क्लियर? ओके। नंबर ऑफ लाइंस जो जनरेट हो रही है वो चार्ज से होती है, यानी वो चार्ज की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेंगी। जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस वो जनरेट करेगा। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है लाइन ऑफ फोर्सेस का, तो आप देख सकते हैं Q1 के पास नंबर ऑफ लाइंस Q2 के कंपेयर में ज़्यादा है, तो Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा Q2 से। फाइन। अब ये दो डायग्राम को जैसे कंपेयर करना चाहें तो आप देख सकते हैं ये कैपिटल Q से ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस दिखाई हैं, स्मॉल q से कम दिखाई हैं, तो इसका मतलब कैपिटल Q का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा स्मॉल q के कंपेयर में। क्लियर?
यदि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑरिजिनेट होती हैं किसी पॉइंट चार्ज से, किसी अल्फा एंगल से, और टर्मिनेट होती हैं बीटा एंगल पर, तो इट कैन बी प्रूव फ्रॉम द गॉसियस थ्योरम कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड में ये रिलेशन होगा Q1 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू Q2 1 माइनस कॉस बीटा। अल्फा से ऑरिजिनेट हो रही है, बीटा पे टर्मिनेट हो रही है। तो फाइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक लाइन के किसी पॉइंट पर यदि टेंजेंट प्लॉट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, इसका पी पॉइंट है, या एक टेंजेंट प्लॉट करें तो ये टेंजेंट जो प्लॉट किया जा रहा है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है, राइट। एक पॉइंट पर तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। क्यों? अब जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे बात करें तो ये, और यहाँ पर अगर दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को काटते हुए दिखा दिया तो यहाँ टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो ये तो दूसरी डायरेक्शन हो गई। तो भाई एक पॉइंट पर तो एक ही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, तो इसका रिजल्टेंट तो कुछ अलग ही डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, राइट। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में होगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन, जो कहलाता है डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? देखें, मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। यहाँ जितना एरिया रखा है यहाँ भी इतना एरिया। आप देखें यहाँ ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं, यहाँ कम लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि फ्लक्स जो होता है ई ए कॉस थीटा होता है, राइट। और फाई क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस। तो नंबर ऑफ लाइंस ई मल्टीप्लाई बाई ए के प्रोपोर्शनल हो गया, तो एन बाई ए प्रोपोर्शनल हो गया ए के। तो यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर जितनी भी नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो रही हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ से ज़्यादा पास ऑन हो रही है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए केवल एक ही पास ऑन हो रही है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अगर क्लोजर हैं, क्राउडेड हैं, जैसे कि ये पास पास में हैं, तो ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं। अगर ऐसे फैला हुआ है तो ये वीकर फील्ड है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर? अब इस बात को दूसरे वे में भी दिखा सकते हैं। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, ई का जो मैग्नीट्यूड है डी आर, यानी कि इनके बीच की सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो सेपरेशन लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच का जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। क्लियर? ओके। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू द यूनिफॉर्म फील्ड हमेशा पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइन से दिखाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये पॉजिटिव प्लेट ली हमने, ये नेगेटिव प्लेट ली, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव की तरफ एंड होंगी, राइट। जैसे एक +1 कूलम रख दें हम चार्ज, तो इस पर फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में इस और मूव करेगा, है ना। तो एक तरीके से ये डायरेक्शन दिखा रहा है। तो पैरेलल लाइंस और इक्विडिस्टेंट इनके बीच का सेपरेशन भी बराबर होना चाहिए, तो ये शो करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्लियर है? फाइन। ओके। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है किसी कंडक्टर बॉडी के। मतलब मान लीजिए कंडक्टर है, मेटालिक है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो लाइन ऑफ फोर्स आप इसके सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर दिखाएंगे, 90 डिग्री पर होंगे। फाइन। इरेगुलर है तो भी यहाँ से इसके सरफेस पर 90 डिग्री पर होगी। ये सब 90 डिग्री पर हैं, जो टेंजेंट आपको नजर आ रहे हैं, ये लाइन ऑफ फोर्स नजर आ रही हैं, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दिखाते हैं? पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर पासिंग थ्रू द कंडक्टर, किसी कंडक्टर से पास नहीं होती है। क्यों नहीं होती हैं? देखें, मान लीजिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट्स हैं, इसके बीच में कंडक्टर को रख दिया, सॉलिड है ना, मान लीजिए हॉलो है। हमें ये दिखाना है यहाँ कोई फील्ड नहीं होता है इसके अंदर। होता क्या है? सबसे पहले पॉजिटिव के सामने यहाँ एक इंडक्शन होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव। अभी जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो ये न्यूट्रल है, राइट। अब पॉजिटिव से स्टार्ट होगी लाइन ऑफ फोर्सेस, नेगेटिव में एंटर कर रही है, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इस
सरफेस को इसने छोड़ दिया है, यहाँ तक आई और फिर यहाँ से स्टार्ट हो गई, इसमें से पास ऑन नहीं हो रही है ना। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर पासिंग थ्रू ए कंडक्टिंग बॉडी। क्लियर। इसको प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से पास होती है, कंडक्टर से नहीं होती है, मेटल से नहीं होती है, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह इनसे नहीं होगी। फाइन, ओके। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। देखिए यूनिफॉर्म में क्या बताया था, पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन होनी चाहिए। ये तो पैरेलल इक्विडिस्टेंट नहीं है, तो फील्ड देखते नजर आ रहा है, कैसा होगा ये, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नेचर ऑफ चार्जेस बताना है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। हमने प्रॉपर्टी क्या देखा था कि पॉजिटिव से लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट होती हैं, तो Q1 से स्टार्ट हो रही हैं और Q2 में एंड हो रही हैं, तो Q1 तो पॉजिटिव हो गया और Q2 क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर है, ओके। अब आपको बताना है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि Q1 और Q2 की मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा। हमने क्या देखा था कि लाइंस का जो नंबर है वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज पर, है ना। यानी n जो है वो इसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, राइट। तो यदि हम रेशियो लेना चाहें तो नंबर के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा, यानी n1/n2 होगा। तो काउंट करें जरा, n1 Q1 से कितनी लाइन पास ऑन हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, Q1 के पास 8 है। Q2 से देखिए 1 2 3 4 4, तो रेशियो क्या होगा, 2:1। क्लियर है। इसी का नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, फाइंड पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम द सेकंड चार्ज। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के बीच का सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर, राइट। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज करके हमने पूरा एक टॉपिक लिया था, कूलॉम्स लॉ में डिस्कस किया था इसको हमने, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम होता है अनलाइक चार्जेस के बीच में तो नहीं होता है, आउटसाइड होता है, एक्सिस पर, है ना। और किसके पास होता है, जिसका मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ कम होता है। तो आप देख सकते हैं इसके पास लाइन का नंबर केवल 4 है, यहाँ पर 8 है, तो Q2 का मैग्नीट्यूड कम है ना, तो Q2 के पास में कहीं पर होगा न्यूट्रल पॉइंट, है ना। मान लीजिए न्यूट्रल पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस सेकंड से x2 है, राइट। और इसको हमने सॉल्व भी किया था, है ना, आप रेफर कर सकते हैं उस टॉपिक को। ये x2 क्या होता है, जहाँ से नापते हैं उसका मैग्नीट्यूड लिखा है, फिर बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं r। तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के लिए आप इस रिलेशन को याद भी रख सकते हैं, इसको कूलॉम्स लॉ से ड्राइव करा जा सकता है। आप रेफर करना चाहें तो लेक्चर को रेफर कर लें, कूलॉम्स लॉ। देखिए √Q2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ तो 1 बन गया है, यहाँ √Q1 और √Q2 और ये -1 r। क्लियर। आप Q1/Q2 रेशियो हमने फाइंड किया था अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में, 1/ये 2 आ गया था रेशियो Q1/Q2, तो रख दें यहाँ पर, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/√2 - 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए अब बारी है सेकंड टॉपिक इस लेक्चर का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इसमें सबसे पहले हमें एक एरिया वेक्टर देखना होगा। एरिया बेसिकली स्केलर है, लेकिन इसको वेक्टर बनाने के लिए इसका नाम दिया गया है एरिया वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन दिखाई जाती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर नॉर्मल, है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या दिखाते हैं, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड ऑब्जर्वर जहां देख रहा है उसकी तरफ, यानी परपेंडिकुलर टू द ऑब्जर्वर, राइट। चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से जो लिंक होता है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बताता है जो उस सरफेस से पास होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी वेक्टर क्वांटिटी, किसी एरिया से जितना भी लाइट पास ऑन हो रहा है वो लाइट का फ्लक्स कहलाएगा, राइट। किसी भी हॉल से जितना पानी पास ऑन हो रहा है वो पानी का फ्लक्स कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। किसी भी जाली से, किसी विंडो से जितनी हवा पास ऑन हो रही है हवा का फ्लक्स कहलाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी सरफेस से जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होंगी वो उस सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स कहलाता है। क्लियर है, ओके। मान लीजिए ये सरफेस हमारे पास है, ये एरिया वेक्टर हो गया।
इलेक्ट्रिक फील्ड इस और है, राइट, जो थीटा एंगल पर है। फाइन, तो इसके हम दो कंपोनेंट ले सकते हैं, अवे फ्रॉम थीटा ई साइन थीटा, अलोंग द नॉर्मल की बात करें या थीटा के साथ वाला कंपोनेंट ई कॉस थीटा हो गया। तो आप देखिए, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करना है तो हमें बात करना है इससे पास होना, ई साइन थीटा कंपोनेंट तो पास नहीं हो रहा सरफेस से, कौन सा पास हो रहा है, ई कॉस थीटा। तो यूनिट एरिया से कितना पास हो रहा है, ई कॉस थीटा, राइट। अगर टोटल एरिया ए है तो ए एरिया से कितना पास होगा, ई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई ए, दिस इज द फ्लक्स। इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो भाई अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो फाई क्या हो गया, ई डॉट ए, क्लियर है, ई डॉट ए इज द फ्लक्स। साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसमें एक सिलेंड्रिकल सरफेस रख दिया, क्लोज 3 डायमेंशनल सरफेस है, फाइन। फ्लक्स क्या था, ई कॉस थीटा, राइट। अगर हम एंटरिंग फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है जैसा दिखाया है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, है ना, मेरी तरफ, फाइन, ओके, बाहर की तरफ दिखा दिया। तो अब ये देखिए ई और ए के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, इन यानी कि इसमें एंटरिंग लाइंस जो हैं उनका फ्लक्स, तो ये हो गया नेगेटिव, क्लियर। यहाँ से बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो डायरेक्शन ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड ये आउटवर्ड दिखा देंगे ऐसे, है ना, ए। तो आउटगोइंग फ्लक्स हो गया ई कॉस जीरो यानी प्लस ये। तो हमारे पास में साइन कन्वेंशन आ गया कि एंट्रिंग फ्लक्स को हमें क्या लेना है, नेगेटिव, एंट्रिंग फ्लक्स क्या लेना है, नेगेटिव, और आउटगोइंग फ्लक्स को क्या लेना है, पॉजिटिव, क्लियर। टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से बात करें जिसमें चार्ज ना हो तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहीं से गॉस लॉ जनरेट होगा कि हम इसमें चार्ज रखेंगे तो फिर फ्लक्स की बात करेंगे, क्यों भाई, एप्सिलॉन नॉट, राइट। अगर इसमें चार्ज नहीं है तो इससे रिलेटेड फ्लक्स कितना है, जीरो। ये कुछ जनरेट कर रहा है क्या, सिलेंडर, नहीं, ये तो किसी फील्ड में रखा हुआ है, जितनी लाइन्स आ रही हैं उतनी बाहर जा रही हैं, ये मतलब है, क्लियर है, ओके। तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, एक ऐसा इरेगुलर सरफेस रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और आउटगोइंग फ्लक्स आपसे पूछा है। अभी हमने देखा कि टोटल फ्लक्स क्या होता है 3 डायमेंशनल सरफेस से जब तक चार्ज नहीं हो तो जीरो, राइट। ये इसकी तो कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन, एंटिंग फ्लक्स की माइनस ई आ जाएगा ये तो, है ना। तो आउटगोइंग फ्लक्स कितना आ गया, ई ए के बराबर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू 10 मीटर स्क्वायर एरिया है आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास में 5 न्यूटन पर कूलम का, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन यानी सरफेस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। मान लीजिए सरफेस है आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ओके, ये एरिया वेक्टर होता है, और हमारे फॉर्मूले में जो ई ए कॉस थीटा होता है, थीटा कौन सा होता है, एरिया वेक्टर और ई के बीच का, राइट। लेकिन आप गौर से देखें, यहाँ जो एंगल दे रखा है वो ये दे रखा है सरफेस के साथ में 30 डिग्री, इससे मतलब नहीं है, हमारे को थीटा कितना लेना है, 60 डिग्री, बात समझ में आ रही है। तो वैल्यू रख दें अपन, कितना होता है ये 1/2, तो कितना आ जाएगा 25, है ना, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ई क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम हो गया, और एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्लियर, ओके। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द 100 मीटर स्क्वायर एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस आपका, ये वाई, और ये आपका जेड एक्सिस है, एरिया ऐसा है, एरिया वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस हो गया है ना। फाई क्या होता है, ई डॉट ए। अब एरिया की बात करेंगे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, आई कैप है, एरिया कितना 100, राइट, ओके। और इस 0 जे कैप 0 के कैप, एरिया वेक्टर वैसे लिखना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, जे जे के कोफिशिएंट और के के कोफिशिएंट, फाइन, करते हैं मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्लियर है, समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब जिसका कि ईच साइड 1 मीटर है, जैसा डायग्राम में देखा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 एक्स स्क्वायर आई कैप। देखिए पोजीशन डिपेंडेंट फील्ड है,
यूनिफॉर्म फील्ड नहीं कहलाएगा ये, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप है ना, तो प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इस सरफेस ई डॉट ए, राइट। एरिया वेक्टर इधर होगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना। ओके, तो दोनों को वेक्टर में ले लें अपन। एरिया वेक्टर 1 स्क्वायर साइड क्या है 1 और माइनस आई कैप के डायरेक्शन हो गया, क्लियर। तो हो गया माइनस का 10x स्क्वायर, क्यों आई डॉट आई कितना हो गया 1 हो गया। ओके, तो 5 1 अब x की वैल्यू रखना है, ये फर्स्ट सरफेस का है, ओरिजिन पर है, तो ये 0, तो कितना हो जाएगा 0। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड ये वाला सरफेस, फाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। ओके, इस बार एरिया वेक्टर का डायरेक्शन प्लस आई कैप हो गया, तो इसलिए लिखा है ऐसा। सॉल्व करें इसको, है ना, तो 10x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो सरफेस है सेकंड वाला, ये कहाँ है 1 मीटर पर है, तो x की जगह 1 रख दें, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ये देखिए, तो क्यूब है, तो क्यूब में तो कितने फेसेस होते हैं भाई, 6 फेसेस होते हैं, केवल हमने 1 और 2 ही लिए हैं, बाकी नहीं लिए। बाकी में आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का लॉन्ग, जैसे ये वाला लेंगे तो एरिया वेक्टर वाई में हो गया, तो 90 डिग्री हो गया, तो इसमें क्या होता है ई ए कॉस 90, तो 0 हो जाएगा फ्लक्स वैसे ही। ये फ्रंट वाले की बात करें तो ये आपकी तरफ हो गया एरिया वेक्टर, तो ई के साथ फिर 90 हो गया, तो बाकी सरफेसेस सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बनाएंगे। आप खुद चेक करो इस बात को पॉज करके, तो केवल हमारे इंटरेस्ट के फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस हैं इसमें, इसलिए उनकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, नहीं तो हम हर पॉसिबल सरफेस से कैलकुलेट करना है हमें, ये मतलब है। बाकी यह क्यों नहीं किया, बाकी सबके साथ में एरिया वेक्टर 90 डिग्री बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 है, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस, क्लियर। ओके, टोटल फ्लक्स की बात कर लें। फ्लक्स तो आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, नंबर होता है वो लाइनों का, है ना, तो ऐड कर देंगे, तो 0 + 10 तो कितना हो गया 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्लियर। ओके, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर उसी तरह एक क्वेश्चन है, आप देखिए 1 मीटर साइड का एक क्यूब है आपके पास में, लेकिन ओरिजिन से 1 मीटर सेपरेशन पर एक्स एक्सिस पर रखा गया है, फाइन। ओके, और वही फील्ड है आपका, तो देखिए क्या चेंजेस आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है आपका, आई कैप बता रखा है, दोबारा से आप समझ गए, केवल फर्स्ट और सेकंड सरफेस ही हमारे इंटरेस्ट के होंगे यहाँ पर, क्लियर। ई डॉट ए कर दें, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है आपका, तो एरिया वेक्टर के लिए हमें दोबारा से 1 स्क्वायर माइनस आई कैप करना होगा, क्लियर है ना। चलिए डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो माइनस में आ गया, इस बार x 0 नहीं है, देखिए ये वाला सरफेस 1 मीटर सेपरेशन पर है, तो x जगह 1 रखेंगे, तो 5 1 इस बार 0 नहीं होगा, -10 हो गया। अब सेकंड की बात कर लें, सेकंड कौन सा, ये सरफेस जिससे 90 डिग्री नहीं बना रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, 90 की वजह से तो वैसे ही 0 हो जाता है, राइट। इसमें एरिया वेक्टर ऐसा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, डॉट प्रोडक्ट ले लें 10x स्क्वायर, और x यहाँ पर कितना है, क्या 2 हो गया, 1 तो ये साइड हो गया, 1 ये सेपरेशन, तो ये इस बार कितना हो गया 40। अब फ्लक्स क्या होता है स्केलर, तो क्या करोगे, ऐड करोगे, अलजेब्राइक सम करोगे, 5 1 + 5 2 करोगे, है ना, तो -10 + 40, तो कितना आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्लियर है क्वेश्चन। अब लेक्चर का तीसरा टॉपिक ले लेते हैं, गॉसियस थ्योरम। गॉसियस थ्योरम क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल, यानी सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट बात, काल्पनिक होता है ना, किसी चार्ज को घेरते हुए जो हम क्लोज 3 डायमेंशनल सरफेस बना लेते हैं, विच एवर द शेप इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं किसी फ्री स्पेस में। तो वो कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, सरफेस में जितना भी चार्ज एनक्लोज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1/ε0 से, तो उससे रिलेटेड हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा phi = q/ε। ये स्टेटमेंट है गॉसियस थ्योरम का। चलिए डेरिवेशन करते हैं इसका। सबसे पहले एक सिंपल स्फेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस ले लेते हैं, ये ले लिया हमने, राइट। एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया इसके सेंटर पे, ओके। अब एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लिया हमने, डायरेक्शन ये होगा इसका, प्लस चार्ज से आगे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट।
फ्लक्स क्या था ई डॉट ए, तो इस छोटे से सरफेस से ई डॉट डी हो गया, राइट। दोनों का डायरेक्शन एक ही है तो जीरो कहना पड़ेगा, ई डी हो गया। अब फाई निकालना है तो इंटीग्रेशन करना होगा, है ना, तो टोटल एरिया हो गया। अब आर रेडियस का ये स्फीयर है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज से आर डिस्टेंस पे कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा हमने एक टॉपिक लिया था के क्यू बाई आर स्क्वायर, के को लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल करोगे तो फ्लक्स कितना आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। प्रूव हो गया, गॉसियस थ्योरम क्लियर है। सॉलिड एंगल को समझते हैं हम किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स की कैलकुलेशन करें या गॉसियस लॉ को ड्राइव करें, उसके लिए सिमेट्रिकल सरफेस नहीं, कैसा भी सरफेस हो उसके लिए। तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट देखते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है। सॉलिड एंगल बेसिकली 3D जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें डिफाइन करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना चाहें कि सॉलिड एंगल कहाँ पर हम डिफाइन करते हैं, आप अपने सीलिंग की तरफ देखिए, दो वॉल्स नज़र आएंगी और सीलिंग मिलकर एक 3D एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले तो होता तो प्लेन एंगल के जैसा ही है, लेकिन इसका डेफिनेशन और फॉर्मूला अलग होता है, राइट। एक क्रॉस सेक्शन यहाँ हमने लिया है, फाइन, डिफाइन करता है। सॉलिड एंगल बेसिकली 2 डायमेंशनल ऑर्डिनरी जो प्लेन एंगल होते हैं उसी के इक्विवेलेंट होते हैं, वैसा ही होता है, लेकिन ये 3D के लिए होते हैं। इनकी यूनिट होती है 2D के लिए जो एंगल होते हैं उसमें क्या होता है, रेडियन, ये कहते हैं स्टेरेडियन। एक बात। दूसरी बात, प्लेन एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, आर्क ओवर रेडियस। सॉलिड एंगल डिफाइन करते हैं जो भी सरफेस हम ले रहे हैं, परपेंडिकुलर सरफेस लेंगे, कंपोनेंट इसका, ये ds इधर है तो ds cos थीटा कह देंगे, सर्फ परपेंडिकुलर सरफेस का एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। उस प्लेन एंगल में क्या कहते हैं, आर्क ओवर रेडियस, है ना। सॉलिड एंगल में हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल में कहते हैं कि परपेंडिकुलर सरफेस एरिया, देखिए इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट लें तो क्या आएगा, ds cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है, फॉर्मूला है। टोटल एंगल, अगर ये कोई सेगमेंट लिया हुआ है तो वो इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम किसी स्फीयर की बात कर लेते हैं टोटल के लिए, फाइन। तो आप खुद बताओ कि एक सर्किल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, 2 पाई, है ना। अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया ले लें तो ये सेंटर पे कितना, बताओ, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, 4 पाई। तो सॉलिड एंगल की वैल्यू 4 पाई होनी चाहिए, है ना। तो अपन देखें जरा, तो अगर इसके लिए अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन ds cos थीटा और आर स्क्वायर थीटा तो यहाँ 0 हो गया, और ये टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। 4 पाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर तो कितना आना चाहिए, 4 पाई आना चाहिए ना। तो सॉलिड एंगल कितना सबटेंड किया जाएगा सेंटर पे, 4 पाई स्टेरेडियन। बात समझ में आई, है ना। रफली एक बार दोबारा समराइज कर ले, प्लेन एंगल होता क्या है, आर्क ओवर रेडियस। सॉलिड एंगल होता है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, फाइन, ओके। सॉलिड जैसे एक स्फीयर था उसके लिए अपन ने बात की, सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस के स्क्वायर में डिवाइड करें तो कितना आने वाला है, 4 पाई। तो सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी कहलाएगी, 4 पाई स्टेरेडियन। क्लियर है एवरीबॉडी, फाइन, ओके। अब गॉसेस थ्योरम किसी इरेगुलर शेप के लिए हम सॉलिड एंगल की मदद से डायराइव कर लेते हैं। एक इरेगुलर सरफेस हमने ले लिया है, गॉसियन सरफेस, इसमें एक चार्ज एनक्लोज है, राइट, 3D है, इसका एक सेगमेंट ले लिया हमने, आर डिस्टेंस पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, डिफाई कह दिया। हमें एक परपेंडिकुलर लेना होता है जैसा पहले बताया था, ओके। सबसे पहले देखिए फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस, राइट। तो ई की वैल्यू क्या हो गई, किसी चार्ज से आर डिस्टेंस पे क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, वेक्टर है आर कैप कह दिया, डी एस तो डी एस एन कैप कह दिया जाए, एन कैप मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कोई इशू नहीं है, ओके। अब यहाँ पर वेक्टर में आ गया आर कैप डॉट एन कैप, इसको अलग से देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 1 होता है, और आर कैप और एन कैप के बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो ये कॉस थीटा रह गया। तो हमारे पास डी फाई आ गया है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ओके, क्यू तो इधर ले लिया हमने, ds और इन आर कैप डॉट एन कैप की जगह कॉस थीटा रख दिया, इतना आ गया। लेकिन अभी हमने देखा था ये तो सॉलिड एंगल होता है की डेफिनेशन होती है ना, छोटे से सेगमेंट के लिए तो डी ओम जैसा लिख दिया हमने। फाइन, ओके। टोटल फ्लक्स की बात करना है हमें इस क्लोज सरफेस से, तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने, राइट, ओके। और टोटल कोई भी 3D होगा तो वो कितना एंगल सब्सटेंड करता है, 4 पाई, तो कितना हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया, ओके। अब कूलम्ब्स लॉ को डिटेक्ट करेंगे गॉसियस थ्योरम से। मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास में, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे तो रेडियली आउटवर्ड होता है, राइट, इस सरफेस पर। अब गॉस लॉ क्या कहता है कि ई डॉट ए है ना, क्लोज सरफेस है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, और लेकिन फ्लक्स कितना होना चाहिए अगर चार्ज एनक्लोज क्यू है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। गॉसियस लॉ ये हो गया। अब ई और डी ए तो सेम डायरेक्शन में है, तो ई डी ए कॉस जीरो कह सकते हैं आप इसको, है ना, तो ई डी ए आ जाएगा, ई को बाहर ले लें अपन। अब टोटल सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास, वो भी ड्राइव हो गया गॉस लॉ से, इलेक्ट्रिक फील्ड Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हमने कूलम्ब्स लॉ में बताया था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फिर फोर्स लगता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अब किसी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे अपन, मान लो Q नॉट को रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर कूलम्ब का फोर्स लगता है, वो क्या होता है Q नॉट E, है ना, Q नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आ गया। यही क्या कहलाता है, कूलम्ब्स लॉ कहलाता है। क्लियर है ना ये वाली बात एवरीबॉडी, फाइन। अब देख लेते हैं कि गॉसियस लॉ पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे अपन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच क्लोज सरफेस। आपके पास एक स्फीयर है, उसके सेंटर पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। अब सरफेस का ये कैसा है ना, शेप इससे मतलब नहीं है, चार्ज पे डिपेंड करता है गॉसियस लॉ से। तो चार्ज से कितना फ्लक्स इस सरफेस से बाहर आएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एक सिलेंडर है, उसके सेंटर पे एक प्लस Q चार्ज रख दिया। सिलेंड्रिकल शेप से मतलब नहीं है, वो इसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ तो वही है बीबी, तो कितना होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आप क्यूब के सेंटर पे रख दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, इवन आप कोई इरेगुलर शेप के अंदर रख दीजिए तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है। तो हर केस में कितना होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच क्लोज सरफेस। आपके पास एक बॉल है ना, इसके देखिए टॉप पर यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, अब ये तो ओपन है, गॉसियस थ्योरम के लिए जरूरी है कि एक क्लोज होना चाहिए चार्ज, तो फिर हम इसकी टोटल लाइन ऑफ फोर्सेस को काउंट करते हैं, वो तो चारों तरफ पॉसिबल होते हैं। तो इसको पहले क्लोज करना होगा, तो मुझे एक और बॉल लगाना पड़ेगा, ऊपर से लगा दिया, अब ये क्लोज हो गया। क्लोज हो गया तो ठीक है, वो तो चार्ज पे डिपेंड करता है, ये जो भी कुछ बना है इससे आउटगोइंग फ्लक्स कितना हुआ इतना। लेकिन हमें तो एक नीचे वाले से बात करनी, ऊपर जितनी लाइनें जाएंगी निकलेंगी उतनी नीचे निकलेंगी सिमेट्रिकली, तो हाफ हो जाएगा ना। तो एक बॉल से कितना हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बस समझ में आ रही कैसे करना है। एक सिलेंडर है, उसके टॉप पर चार्ज रख दिया, तो चार्ज तो क्लोज नहीं है, क्लोज सरफेस से, क्लोज सरफेस का मतलब उसे सारी लाइंस को हम काउंट कर सकें, राइट, ये मतलब होता है। तो पहले इसको क्लोज करें, तो हमें एक सिलेंडर और रख दिया ऊपर से, तो ये क्लोज हो गया। क्लोज हो गया तो अब इससे टोटल लाइंस कितनी निकल सकती हैं, वो तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट। अब हमसे पूछा गया है कि जो नीचे वाला गिवन था आपको, तो उससे जितनी निकलेंगी ऊपर से भी उतनी निकल रही हैं, तो टोटल इतनी है, तो हाफ हाफ कर दें, तो एक सिलेंडर से कितना होगा Q बाई 2 एप्सिलॉन। समझ में आ रहा है, एक क्यूब है आपके पास और उसके एक फेस के सेंटर पे एक चार्ज को रख दिया, फिर आपसे फ्लक्स पूछा जा रहा है, तो टोटल लाइन काउंट कर रहे हैं, तो कुछ इधर भी तो जा रही हैं, तो इसको बंद करने के लिए ऐसा सिमेट्रिकल क्यूब ले लें अपन, समझने के लिए इजी रहता है। तो टोटल लाइन अब ये कितना दे सकता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों सिमेट्रिकली है, इस लेफ्ट वाले से जितने निकलेंगे राइट वाले से भी उतने निकलेंगे, तो हमें लेफ्ट वाले से मतलब है तो हाफ कर देंगे। बस समझ में आई, क्लियर है एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने,
कि आपके पास एक क्यूब है, उसके सेंटर पे एक चार्ज को रखा है, राइट। तो सबसे पहले फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम जानना चाहें कि इसके हर एक फेस से कितनी लाइंस, तो देखिए लाइंस तो सिमेट्रिकली चारों तरफ 3D वे के अंदर निकल रही हैं, है ना, हर फेस से इक्वल इक्वल निकलेंगी। तो हम नंबर ऑफ फेसेस काउंट करेंगे। सबसे पहले कितने हैं इस क्लोज सरफेसेस में, फेसेस 6 हैं। तो टोटल जो लाइन का नंबर है वो ये है बेसिकली। इसमें 6 का डिवाइड कर दें तो एक फेस से आ जाएगा, यस और नो। तो हम एक फेस के लिए n यानी कि 6 का डिवाइड करेंगे, यानी किसी एक फेस से कितना होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार हम एक फेस के सेंटर पर रख रहे हैं। तो जब भी हम गॉस लॉ की मदद कर लेते हैं तो क्लोज करना होगा इसे। तो हम एक क्यूब और लगा दिया, अब क्लोज हो गया। तो विच एवर द शेप फॉर्म, जो भी शेप बनी है, इससे कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस पासन होगी, वो तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होती है ना। लेकिन हमें तो गिवन क्यूब से मतलब है, इससे मतलब है। तो दोनों में बराबर आधी आधी बटी हैं, तो इस एक क्यूब से कितना होगा, हाफ कर दें, कितना हो जाएगा 5/2 यानी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। पहले भी एक क्वेश्चन लिया था, राइट। अब हमसे पूछा जा रहा है फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब, जो गिवन क्यूब है उसका कोई एक फेस से कितना पास ऑन हो रहा है, राइट। हमने देखा टोटल लाइंस जो पास ऑन हो रही हैं, बाहर आ रही हैं, टोटल क्लोज करके हम बाहर आने वाली लाइनों को काउंट करते हैं, राइट। तो उसमें हम ध्यान रखते हैं टोटल नंबर ऑफ फेसेस काउंट करेंगे क्लोज सरफेसेस के जिनसे लाइनें बाहर आती हैं। देखिए चार्ज जिस फेस पर रखा हुआ है उसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कि लाइन यहाँ से यहाँ ही तो बाहर तो नहीं है ना, टोटल नहीं काउंट कर पाएंगे हम। तो बाहर टोटल इससे कितनी ऑरिजिनेट हो रही है, चारों तरफ बाहर कितने निकल रहे हो, तो इस फेस को छोड़ देंगे, इसको शेड कर दिया। इसके अलावा सारे फेसेस काउंट कर लेते हैं अपन। काउंट करें, देखिए एक लेफ्ट में है, एक राइट में, एक लेफ्ट में एक राइट में, राइट। दो टॉप पे सरफेसेस हैं, दो बॉटम में, राइट। क्या दो आपकी तरफ है फ्रंट में, दो बैक साइड के अंदर है, यस। तो टोटल ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस जिनसे कि आपकी फ्लक्स यानी कि लाइंस बाहर आएंगी वो 10 होंगी, है ना। 2 to 4 to 6 8 10 है। तो 10 फेसेस हैं जिनसे ये टोटल लाइंस बाहर आ रही हैं, राइट। तो हम किसी एक फेस के लिए 10 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब इफ चार्ज इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ वन ऑफ द साइड, किसी एक साइड के सेंटर पे, जैसे यहाँ पर रख दिया चार्ज, फाइन। तो हमें आगे बढ़ने से पहले गॉसेस लॉ की मदद ले रहे हैं, तो इसको क्लोज करना होगा। क्लोज करें हम, सिमेट्रिकली काउंट करें, तो एक क्यूब और लगा दिया। क्या ये चार्ज क्लोज हो गया, बंद हो गया, नहीं हुआ अभी। नीचे से एक और लगा देते हैं, क्या बंद हो गया, नहीं अभी भी। एक और लगा रहा हूँ, हाँ अब बंद हो गया, चार्ज बंद हो गया ना। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो भी बन गया है उसने इस चार्ज को बंद कर दिया, इसकी टोटल लाइन को काउंट करने में मदद करेगा, यस और नो, है ना। तो टोटल लाइंस कितनी आएंगी, क्यू बाई एप्सिलॉन। शेप पे तो डिपेंड करता ही नहीं है ना, वो तो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है फ्लक्स, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। लेकिन हमारे को जो गिवन क्यूब था वो एक सिंगल था, इससे मतलब है हमें तो, राइट। तो हाँ टोटल कितने क्यूब्स हैं यहाँ पर, 4। तो गिवन ये जो एक क्यूब था टॉप लेफ्ट के अंदर, उससे 1/4 निकल रही है एक तरीके से लाइंस, चारों में बराबर बराबर बट रही है। तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ओके। अब हम ईच फेस से काउंट करना चाहते हैं। ईच फेस से काउंट करना चाहते हैं तो आप आउटर फेसेस को काउंट करेंगे, जिस चार्ज इन फेसेस पर आ रहा है वो नहीं काउंट करेंगे। आप खुद सोचो, इधर से इधर आ गई तो बाहर थोड़ी आई है लाइन्स, तो टोटल काउंट, ये जो काउंटिंग है वो टोटल कितनी आई है वो है ना, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये फेसेस को शेड कर देते हैं पहले, जिससे कि हमें काउंट करना इजी होगा। इनको नहीं काउंट करेंगे। क्लियर? आप काउंट कर लेते हैं अपन। अब आप देखिए, दो तो लेफ्ट में है, दो राइट में है,
राइट। 2 टॉप पर है क्या, 2 बॉटम में है, 4 फ्रंट में है इस बार और 4 ही बैक साइड में है। बात समझ में है? तो टोटल फेसेस कितने हो गए, 16 हो गए क्या, यस और नो, राइट। तो किसी एक फेस से कितना हो जाएगा, टोटल लाइंस हैं 16 फेसेस से बाहर आ रही हैं, तो किसी एक फेस से कितना आ रही हैं भाई, 1/16 है ना। तो किसी एक फेस से कितना आ गया, Q/16 एब्सोल्यूट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ये क्यूब है हमारे पास, जबकि क्यूब इसके किसी एक यहां पर रखा है कॉर्नर पर, राइट। सबसे पहले हम बंद करें जिससे कि टोटल लाइंस को काउंट कर सके। क्या बंद हुआ चार्ज, नहीं हुआ। क्या बंद हुआ, नहीं, अभी भी नहीं हुआ। 4 हो गए टोटल बॉक्स, अभी भी बंद नहीं हुआ है। फ्रंट से लगाएं क्यूब को, अभी बंद हुआ, नहीं। क्या अभी बंद हुआ, नहीं। अभी हुआ, नहीं। अभी हुआ, यस। अब ये एनक्लोज हो गया, जिससे टोटल लाइंस काउंट करना इजी होगा। तो ये जो भी क्लोज सरफेस बन गया है, हमें पता है किसी चार्ज से कितनी होती है, शेप कुछ भी हो, Q/ε0, क्योंकि चार्ज की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। फील्ड तो इसके कारण ही होगा, चार्ज के कारण। बॉक्स से क्या मतलब है ना। अब गिवन जो क्यूब है, ये बोल्ड लाइन से जो दिखाया है, इससे मतलब है हमें, अब ये 8 बॉक्स में बटा हुआ है, 8 बॉक्स में इतनी लाइन डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, तो किसी एक में कितना होगा, हम क्या करेंगे, 8 का डिवाइड कर देंगे, राइट। Q/8 एप्सिलॉन0। तो हमारे जो बोल्ड यहाँ साइड से दिखाया है, इस क्यूब से कितना निकलेंगी लाइंस, Q/8 एप्सिलॉन0, राइट। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कि ईच फेस से बताइए, ईच फेस से दिखाना है हमें, तो हमें आउटर फेसेस को काउंट करना है। तो वो फेसेस जो इस चार्ज से पास ऑन हो रहे हैं, उनको शेड कर लेते हैं अपन, इनसे मतलब नहीं है, इनको नहीं काउंट करेंगे अंदर वाले फेसेस को, राइट। इसके अलावा आउटर फेसेस काउंट कर लेंगे, करते हैं अपन। आप देखिए, 4 इस बार लेफ्ट में है क्या, और 4 ही राइट में, राइट। 4 टॉप पे हैं आपके पास और 4 बॉटम में है। क्या 4 आपकी तरफ है फ्रंट में, यस, और 4 बैक साइड के अंदर है। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस इस बार कितना हो रहा है, 24, 8 3 24। तो 24 फेसेस से इतनी लाइंस निकल रही हैं, तो किसी एक फेस से कितनी निकलेंगी, 24 का डिवाइड कर दिया, राइट। तो किसी एक फेस से कितना होगा, Q/24 एप्सिलॉन0। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, फाइंड वेरिएशन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि एक चार्ज रॉड आपके पास है जिसका लेंथ L है, L/2 साइड की क्यूब में से पास ऑन हो रही है, ये रॉड जिसकी लेंथ L है आपके पास में, इसमें से पास ऑन हो रही है, कैसे, कुछ ऐसा। चलिए अपनी जगह रख दें दोबारा। इसमें जब गुजर रही है तो फ्लक्स में वेरिएशन हमसे पूछा है। देखिए जैसे से ये रॉड इसमें से गुजरेगी, अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज इन द क्यूब बढ़ता जाएगा, तो फ्लक्स Q/ε0 होता है, वो 0 से बढ़ता जाएगा, राइट। ओके, ये रॉड का एंड जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो भी ध्यान दीजिए इसकी लेंथ है ज़्यादा, है ना, तो कुछ समय कांस्टेंट रहेगा जब तक कि ये वाला एंड इसको टच करके छोड़ता नहीं है। ये वाला एंड जब यहाँ से दूर जाएगा तो अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज कम होगा, तो फिर रेगुलरली डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। जब ये एंड यहाँ पर आ जाएगा इस फेस के पास में, उसमें फिर 0 हो जाएगा, है ना। तो पहले 0 से बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, और फिर दोबारा 0 होगा, राइट। तो यहाँ टाइम ले लेते हैं, यहाँ फ्लक्स ले लिया हमने। सबसे पहले 0 से बढ़ता जाएगा फ्लक्स, फिर कुछ समय कांस्टेंट रहा, है ना, और फिर जैसे ये वाला एंड यहाँ से इधर जाएगा तो अमाउंट ऑफ चार्ज कम होता हुआ चला जाएगा, एनक्लोज चार्ज, तो ये 0 की तरफ डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, तो वेरिएशन ऐसा होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नेचर ऑफ फ्लक्स थ्रू द गॉसियन स्फीयर। यहाँ पर ये बताना है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। देखिए एक मेटल स्फीयर है हमारे पास में, इसमें से इतनी ही रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर पास ऑन हो रहा है। मेटल स्फीयर के सामने एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रख दिया गया है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या, इंडक्शन होगा। मेटल सरफेस पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पुल कर लिए गए हैं,
तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो हम कहते हैं इंडक्शन से यहाँ कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन हमारे गॉसियन सरफेस में जो चार्ज एनक्लोज हुआ है वो तो पॉजिटिव हुआ है, राइट। हमें तो गॉसियन सरफेस से मतलब है फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होगा, प्लस क्यू, ये एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो इसका नेचर क्या कहलाएगा, हमारा पॉजिटिव कहलाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इफ द रेडियस ऑफ द चार्ज रिंग Q इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। कुछ ऐसा, एक स्फीयर हमारे पास, सेंटर C1 है इसका, इसमें से एक चार्ज रिंग पास ऑन होती है, प्लस Q चार्ज है ना, इसका सेंटर इसके पेरिफेरी पे आ गया क्योंकि दोनों के रेडियस इक्वल है, राइट। ये रेडियस R मान लेते हैं अपन थोड़ी देर के लिए। इसके सेंटर से सर्कमफरेंस तक लाइन खींची हमने ये, तो देखो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो ये तो एंगल कितना होगा आपका, 60 डिग्री होगा, हर एक एंगल 60 है। इसी तरीके से नीचे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो हमारे पर्टिकुलर हमसे यहाँ पूछा है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर, स्फीयर में जो चार्ज एनक्लोज हुआ है वो इतना सेगमेंट हुआ है जो कि 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, ये सुनो 120 डिग्री सबटेंड कर रहा है इतना। और 120 डिग्री 360 का कितना पार्ट होता है, इस रिंग का कितना पार्ट है, 1/3। इसका मतलब क्या हो गया कि स्फीयर में पूरी रिंग का 1/3 चार्ज एनक्लोज हुआ है, Q/3। तो गॉसियस थ्योरम क्या कहता है, फ्लक्स क्या होता है, एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा, Q/3 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कितना हो जाएगा, Q/3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो स्फीयर से इतना फ्लक्स पास ऑन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, जिसकी कि हर एक साइड A है। यदि एक यूनिफॉर्म चार्ज इन्फिनाइट रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इस क्यूब से पास करवानी है। इट्स योर चॉइस कि आप कैसे भी रखें, कैसे भी उस रॉड को पास ऑन करवाएं, आपको मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहा है। सीधा सीधा फ्लक्स होता क्या है, Q/ε0। Q मिनिमम होगा तो फ्लक्स मिनिमम होगा। तो मिनिमम चार्ज एनक्लोज जब ही होगा ना, जब रॉड को इसके पैरेलल रख दें किसी साइड के, तभी मिनिमम होगा। क्योंकि आपने थोड़ा भी टिल्ट किया तो इस साइड से ज़्यादा चार्ज एनक्लोज हो जाएगा। हमें मिनिमम की कैलकुलेशन करनी है, सहमत है। तो Q मिनिमम, चार्ज एनक्लोज मिनिमम होना चाहिए। अब चार्ज एनक्लोज्ड, देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी को हमने चार्ज वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के साथ में ही, आप उसको रेफर कीजिएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, लैम्डा Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय लेंथ क्या है, A, है ना। तो लैम्डा इंटू A हो गया चार्ज। लैम्डा क्या है, Q/A, Q/A, तो Q क्या हो गया, लैम्डा इंटू A। तो मिनिमम जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, लैम्डा A/ε0। क्लियर है। अब मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या हो सकती है, कोई भी चीज एनक्लोज, इसमें इसकी बॉडी डायगोनल के अलाउंग, ऐसे है ना, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर, तो ये सबसे मैक्सिमम चार्ज एनक्लोज हो जाएगा ऐसे केस में, राइट। तो वो कितना होता है, बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3 टाइम्स होता है ना, लैम्डा इंटू √3 है। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा, लैम्डा √3A/ε0। क्लियर, समझ है सब। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर सरफेस A इफ द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस फाई है। एक पॉइंट चार्ज Q को इस सिलेंडर में एनक्लोज किया है, क्या बोला है, कर्व सरफेस यानी C वाले सरफेस से जो बाहर आ रहा है फाई है। तो आपको ये सर्कुलर फेस A से, A और B आइडेंटिकल है ना, किसी से भी कैलकुलेट कर अपन A से करना है। सबसे पहले टोटल फ्लक्स, Q से लाइन से हर पॉसिबल सरफेस से बाहर आएंगी। तो हमने 3 फेसेस में बांट लिया इसको, A, B और C 3 फेसेस से निकलेंगी, 2 तो सर्कुलर और C क्या है, कर्व सरफेसेस का, राइट। यानी टोटल लाइंस ये होंगी, राइट। अब टोटल फ्लक्स तो चार्ज पर डिपेंड करता है, वो तो Q/ε0 होगा। और A और B आपका आइडेंटिकल है, A से जितनी निकलेंगी B से भी उतनी ही निकलेंगी। क्लियर है। C के लिए हमने फाई रख दिया यहाँ,
है ना, और ए और बी के लिए क्या क्या दिया है, फाइव ए और बी के लिए बराबर है, राइट। तो क्या हो गया, ये ट्वाइस 5a + 5 है ना, ए से कैलकुलेट करना है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, तो 5a कितना हो जाएगा 1/2 Q/ε0 -5, तो ए जो कि सर्कुलर फेस है इससे इतनी पास ऑन होगी, क्लियर है। अब हमने 1.14 तक डिस्कस कर लिया है फर्स्ट चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अभी लास्ट आपका टॉपिक रह रहा है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होने वाला है जिसको कि हम 9th लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसियस लॉ। तो जो भी फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।